देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो तुम्हें बताया कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जो किताब का अध्याय 2 है, इसमें 5 खंड हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ाया कि इसमें प्रत्येक खंड में क्या क्या पढ़ना है। अब उसके प्रथम खंड समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं, जिसके बारे में बताएंगे और इसी पर चर्चा होगी। जैसे कि इसका आधुनिक अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, उनकी कृति के अनुसार एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो इनकी कृति है, इसमें इन्होंने कहा इसी के आधार पे कि आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, यानी कोई देश अपनी आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे करता है, कैसे स्रोत बनाता है कि जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। उसके बाद दूसरा आता है देश की आर्थिक स्थिति धनी और निर्धन कैसे होती है, यानी कोई भी देश धनी और गरीब कैसे होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे धनी होती है और कैसे गरीब होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया। और ये दोनों अर्थशास्त्र के केंद्रीय प्रश्न हैं, इन्हीं के ऊपर अर्थशास्त्र हमेशा शास्त्र चलता है। उसके बाद अगला आता है कोई भी देश प्राकृतिक संपदा या संसाधन से धनी नहीं होता है, बल्कि उसके उपयोग से होता है। ठीक है बच्चों, किसी भी देश के पास कोई प्राकृतिक संपदा है या संसाधन है, तो वो मान लिया जब कोयले की खान पड़ी है, अगर उसका हम यूज नहीं करते हैं तो जमीन के अंदर दबा पड़ा रहेगा, उससे हमारी कोई आर्थिक सहायता नहीं होगी। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि कोई भी देश प्राकृतिक संपदा या संसाधन से धनी नहीं होता है, बल्कि उसके उपयोग से होता है। जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते तब तक उसमें इनकम नहीं मिलेगी। जैसे कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, ये दुनिया के गरीब देशों में गिने जाते हैं, जबकि इनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत से हैं। जबकि बहुत से ऐसे देश हैं जो दुनिया के धनी देशों में गिने जाते हैं, जबकि उनके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि वो दूसरे देशों से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं और अपनी इनकम बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है उत्पादन प्रवाह कैसे बनता है। ठीक बच्चों, इनकम के लिए उत्पादन चाहिए ही, वो किसी भी चीज का उत्पादन हो। तो उत्पादन प्रवाह कैसे बनता है, अगर हम स्लो उत्पादन करते हैं तो इनकम बहुत स्लो होगी, लेकिन देश के लिए आर्थिक स्थिति के लिए हमें कोई भी कार्य करना, उसमें प्रवाह बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि उत्पादन प्रवाह बनाने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं का सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानवीय यानी मानव निर्मित वातावरण में एक साथ उपयोग करते हैं, इसका अपनी ऊर्जा का, तब जाकर के ये उत्पादन प्रवाह बनता है। इसमें छोटे छोटे उद्योगों से लेकर के बड़े बड़े उद्योग शामिल हैं, यहां तक कि बिक्री करने योग्य सेवाएं भी शामिल हैं, जैसे कि डॉक्टर, अध्यापक, आर्थिक सलाहकार, एडवोकेट, इनकी सेवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। तब जाकर के उत्पादन का प्रवाह बनता है। और जब उत्पादन होता है तो हम उसकी बिक्री करते हैं। अरे बिक्री नहीं करेंगे तो उत्पादन का मतलब ही नहीं। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य बिक्री, और बिक्री का मुख्य उद्देश्य उत्पादन। जब बिक्री होगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो बिक्री होगी। तो ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, जो उत्पादन प्रवाह में सहयोग देते हैं। उसके बाद उत्पादन जब हम करते हैं तो
तो वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है। तो वस्तुओं में अंतिम वस्तु भी होती है। अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों? अंतिम वस्तु एक ऐसी मद है जिसका अंतिम उपभोग होता है, वो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, उसका उपयोग दोबारा नहीं होता है। उसे उत्पादन प्रक्रम के किसी अन्य दूसरे चरण से गुजरना नहीं होता। उसके मूल्य में फिर आगे कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो होती है अंतिम वस्तु। उसके बाद आता है अंतिम वस्तु के प्रकार। अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की हैं, एक उपभोक्ता वस्तु और दूसरी पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु भी दो प्रकार की है। एक जो हम एक ही बार प्रयोग करते हैं, एक वस्तु ऐसी है जिसे हम एक ही बार उपयोग करते हैं, जैसे कि भोजन, आहार, जिसको हम एक ही बार यूज करते हैं। और दूसरी है बार बार यूज करने वाली वस्तु, जैसे कि टीवी सेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, ये सभी बार बार यूज की जाती है, लेकिन ये अंतिम उपभोक्ता की वस्तुएं हैं। उसके बाद हमने बताया कि अंतिम उपभोग दो प्रकार के होते हैं। अंतिम वस्तु दो प्रकार की हैं, एक तो उपभोक्ता वस्तु, दूसरा है पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु जैसे कि मशीन, औजार, उपकरण, जिससे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो पूंजीगत वस्तु है। इसके बाद आता है, इसमें एक और वस्तु है जो मध्यवर्ती वस्तु है। देखिए बच्चों, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? जब हम कोई वस्तु बनाते हैं, उसमें दूसरे फर्म से लाई गई वस्तुएं शामिल होती हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। ये अंतिम वस्तुएं नहीं होती। जैसे कि तांबा। तांबा क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है, जिससे हम बर्तन बनाते हैं या जिससे बर्तन बनाया जाता है। इस्पात से व्हीकल बनाए जाते हैं, बाइक बनाई जाती है, वाहन बनाया जाता है। तो इस्पात जो है ये भी मध्यवर्ती वस्तु है। इस प्रकार से उत्पादित वस्तुओं की मांग, जब मध्यवर्ती वस्तुएं या सारी वस्तुएं या उत्पादन होता है, तो उसमें जो भी उत्पादन होता है, उन उत्पादित वस्तुओं की माप भी होती है। माप हर वस्तु की होती है। तो इसमें उत्पादित वस्तुओं की माप, जिसमें एक जैसे मीटर, कपड़े के लिए मीटर है, लिक्विड चीज है उसके लिए लीटर है, लेंथ है उसमें मीटर है, वजन है, भार है तो उसके लिए किलोग्राम, क्विंटल, टन, इस प्रकार के माप होते हैं। इसी प्रकार से उत्पादन के लिए सामान्य तौर से एक मौद्रिक माप होती है, जिसे मुद्रा से मापा जाता है। जैसे कि चीनी का उद्योग कितने अरब रुपए का हुआ या कितने करोड़ रुपए का हुआ, तो इसी प्रकार से इसके माप अलग अलग हैं। तो मौद्रिक माप, सामान्य माप जो है मुद्रा से ही की जाती है, उसके मूल्य से ही की जाती है। तो इसे हम उत्पादित वस्तुओं की माप कहते हैं। उसके बाद आता है, जब वस्तुएं उत्पादित हो गई तो उसमें स्टॉक भी होता है, प्रवाह भी होता है। तो उत्पादन का स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु, कोई भी पूंजीगत वस्तु पुरानी हो जाती है, वो काम के उपयोगी नहीं होती, उसकी जगह पे हम नई मशीन नहीं लाते हैं या नई पूंजीगत वस्तु नहीं लाते हैं, उसको तो हम कोने में एक गोदाम में रख देते हैं, अलग हटा देते हैं, उपयोगिता से बाहर कर देते हैं। जबकि हम उसकी जगह पर कोई नई मशीन लेकर आते हैं तो उसको यूज करते हैं। जो हमने गोदाम में रख दिया या उसको उपयोगिता से बाहर करके स्टॉक में रख दिया, तो
तो वो स्टॉक में रखी हुई चीज क्या है? गोदाम में रखी हुई चीज स्टॉक है। यानी जो अनुपयोगी वस्तु जो हम एक साइड में लगा देते हैं, रख देते हैं, उसको हम स्टॉक कहते हैं। और प्रवाह क्या है? प्रवाह एक साल में एक समयावधि यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी उत्पादन होता है उसको हम प्रवाह कहते हैं। उत्पादन का प्रवाह वही होता है कि एक वर्ष में हमने कितना उत्पादन किया और कितना हमारे पास बचा। तो उत्पादन किया एक साल में, वो तो प्रवाह हो गया, और जो माल बचा गोदाम में रख दिया उसे हम स्टॉक कहते हैं। उसके बाद आता है उत्पादन का स्टॉक और प्रवाह। इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक नल से पानी टैंक में भरा जा रहा है और वो प्रति मिनट कितने लीटर पानी निकालता है, वो प्रवाह हो गया। और जो एक समयावधि के बाद में टैंक में कितना पानी बचा उसे हम स्टॉक कहते हैं। ये उदाहरण के तौर से। उसके बाद में आता है सकल निवेश। पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल हैं। सकल निवेश क्या होता है? जिसमें हमारा नकद प्लस स्टॉक प्लस पूंजीगत वस्तुएं, जैसे कि मशीनें, जमीन, ऑफिस, रोड, सड़कें, सेतु, बांध, यानी उस उत्पादन के लिए जितनी सारी चीजें शामिल होती हैं उसे हम कहते हैं सकल निवेश। यानी उसमें हमारा सारा निवेश शामिल होता है। उसके बाद आता है मूल्यह्रास। देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु आती है, कोई भी मशीन आएगी तो उसकी कीमत घटेगी। मान लिया आपने बाइक ले आई या कोई मशीन ले आई, 20 लाख की एक मशीन ले आए, तो 20 लाख की मशीन आज है लेकिन अगले साल उसकी कीमत घटेगी। जब कीमत घटेगी तो स्टॉक में कमी आती जाएगी। इसी टाइप से जो कीमत घटती है किसी मशीन या किसी वस्तु की कास्ट से, कीमत से जो लोप होता है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। जो भी उसका रख रखाव टूट फूट में जो कमी आती है, जो उसके मूल्य में कमी आती है, उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास चाहे मशीन में टूट फूट हो या ना हो, लेकिन अपने लेखे जोखे में प्रतिवर्ष उसके एवरेज घटाना होता है। जैसे 20 लाख की मशीन है, 20 वर्ष चलेगी, वैलिडिटी उसकी 20 वर्ष तक की है, तो हम 20 लाख को 20 वर्ष से भाग देंगे, यानी 20 से भाग देंगे, ये मतलब हुआ 1 लाख। 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष हम उसको घटाएंगे। जो हम 1 लाख लोप कर रहे हैं, घटा रहे हैं, वही इसका मूल्यह्रास होता है। उसके बाद आता है निवल निवेश। देखिए बच्चों, निवल निवेश क्या है? हमारी सकल निवेश जो है, सकल निवेश से अगर हम मूल्यह्रास घटा देते हैं तो निवल निवेश होता है। उसको हम क्या कहेंगे? निवल निवेश। सकल निवेश से जो उसकी टूट फूट घटाते हैं उसे हम निवल निवेश कहते हैं। उसके बाद आता है पूंजी वस्तु, यानी मशीनों का परिष्कृत होने से उत्पादन बढ़ता है। इसमें यह बताया गया है कि यदि वस्तुएं जितनी अच्छी होंगी, कौन सी? पूंजीगत वस्तुएं जितनी अच्छी होंगी तो उत्पादन भी उतना ज्यादा होगा। उत्पादन भी उतना ज्यादा होगा, उतना अधिक होगा, जिससे आय भी अधिक होगी। इसके बाद आता है व्यक्ति की आय। किसी भी व्यक्ति की आय 4 टाइप से ही मिलती है। अगर वो परिश्रमिक है, श्रम करता है, तो उसे मजदूरी मिलती है। यदि वो उद्योग करता है तो उसको लाभ मिलेगा। और
यदि वो रोजगार करता है, अपना उद्योग चलाता है, तो उसे लाभ मिलेगा। और यदि पूंजी यानी अपनी जमीन लगाता है, जमीन शामिल करता है उसमें, तो उसको लगान के रूप में उसे आय मिलेगी। और यदि वो अपनी पूंजी लगाता है, यदि वो अपने रुपए इन्वेस्ट करता है, पूंजी लगाता है, तो उसको ब्याज के रूप में उसको आय प्राप्त होगी। तो व्यक्ति की आय मजदूरी, लाभ, लगान और ब्याज के रूप में ही प्राप्त होती है। उसके बाद आता है समाज का उपभोग कार्य और उत्पादन जटिलता पूर्वक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में यहां पर एक वर्तुल कार्योत्पादन होता है, यानी यहां पर सालाना का ही हिसाब बनाया जा सकता है, जो इसमें संलग्न होते हैं और उत्पादन के निर्गत में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है। वर्तुल कार्योत्पादन होता है जो उत्पादन में शामिल होता है और इसी से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार सृजित आय से अंतिम उपभोग की वस्तुओं को खरीदने की शक्ति की रचना होती है। जब भाई हम उत्पादन करेंगे, जब उत्पादन बढ़ेगा, उसकी बिक्री करेंगे तो आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो हम अंतिम उपभोग की वस्तुएं भी खरीदने में सक्षम होंगे, यानी अंतिम उपभोग की वस्तुओं को खरीदने की रचना होती है। जब जिसके पास कमाई होगी वो अपने हिसाब से अंतिम उपभोग की वस्तुएं खरीदेगा, उसकी इच्छाएं जैसे जागृत होंगी। इस प्रकार से एक व्यवसायी जो है, व्यवसायी के द्वारा उतनी ही बिक्री संभव होगी। भाई जितना उत्पादन होगा उतना ही तो बेचेगा। तो जब वस्तुएं खरीदी जाएंगी उसी हिसाब से उत्पादन होगा, और जितना उत्पादन होगा उसी की बिक्री संभव है, जो उनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है। जैसी बिक्री होगी तो उद्देश्य भी उसी प्रकार का होगा। और लास्ट में कहा गया है कि किसी अर्थव्यवस्था के स्टॉक में योग होता है या स्टॉक कायम रहता है और उसी से अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक बच्चों, उत्पादन हुआ, बिक्री हुई, बिक्री के बाद में जो भी चीज बची वो हमारा स्टॉक हुआ, और स्टॉक हमारी एक पूंजी है, और उस पूंजी से हम फिर से अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं समझ में आ गई होंगी। और अगला वीडियो जो देखेंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे वर्तुल पथ और आय के साधन। जय हिंद, जय भारत।